हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। सीटेट जनवरी सन 2024 के लिए उर्दू के सिलेबस के मुताबिक लगातार क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इस ज़िम्न में हमने ज़बान की महारतें यानी कि लैंग्वेज स्किल को तफसील से डिस्कस किया। चारों महारतों के बारे में आपको सभी अहम जानकारियाँ दी और कल हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी हल किए थे। टोटल हमने कल 15 सवालात हल किए थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 16 को हल करेंगे और बाकी के जो अहम सवालात हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बोलने की अच्छी सरगर्मी वह है यानी गुड एक्टिविटी ऑफ स्पीकिंग कौन सी है जहां मादरी ज़बान ख़त्म हो जाए? जी नहीं। जहां शिरकत गैर मुसावी हो यानी कि सभी लोग इक्वली पार्टिसिपेट ना करें? जी नहीं। आमोजगार ज़्यादा बात करते हो? जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे बच्चे ज़्यादा बातचीत करें वो बोलने की अच्छी एक्टिविटी और गतिविधि मानी जाती है, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि आमोजगार लिखने के मुख्तलिफ मराहिल से विभिन्न प्रकार के जो चरण हैं, स्टेप्स हैं, उनसे गुजरता है। तो लिखने के इस अंदाज को, इस अप्रोच को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम अमलियाती अंदाज़े नज़र कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? पहला है कि हाथ से लिखना और लिखना एक ही चीज़ है। जी नहीं। लिखने का मतलब पेडागोजी में ये होता है कि आप अपने ख्यालात को इजहार कर सके, यानी कि राइटिंग स्किल इज एक्सप्रेशन ऑफ योर थॉट्स, यानी लिखना ख्यालात के इजहार को कहते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति को लिखना कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। जिस तरह से पढ़ने का मतलब सिर्फ हरूफ की अदायगी नहीं बल्कि मतन के मानी समझना होता है, उसी तरह लिखने का मतलब सिर्फ हरूफ को आप सफ़े पे उतार दें तो वो लिखना नहीं होगा। आप अपने ख्यालात और आइडियाज़ को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं वो आपका लिखना माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, जर्नल लिखने के लिए लिखना तलबा के लिए मुफीद होता है किस चीज़ में? यानी कि जब बच्चे जनरल लिखते हैं, जर्नल, तो जर्नल के लिए जब बच्चे अब कुछ भी अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं तो ये किस लिए फ़ायदेमंद होता है? अपनी आमोजिश पर या फिर अपने हमजोलियों की आमोजिश पे गौर करने में या फिर अपने तलफ़ुज़ यानी कि प्रोनाउंसिएशन के इवैल्यूएशन करने में, मूल्यांकन यानी अंदाज़ा कद्र करने में, या फिर अपने सुनने और बोलने की महारतों के अंदाज़ा कद्र करने में। तो जब बच्चे जर्नल लिखते हैं तो जर्नल लिख के बच्चे अपनी आमोजिश पर गौर कर पाते हैं, यानी कि जर्नल के लिए लिखना तलबा के लिए अपनी आमोजिश पर गौर करने में मुफीद होता है। देखिए, हमारा ये जो नोट्स है जो कि 12 चैप्टर पे मुश्तमिल है, उसमें हर एक चैप्टर को सिलसिलेवार तरीके से समझाने के बाद इस तरह से हर चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। साथ में आंसर की भी बताई गई है और आंसर में एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या होगा? ज़बान की महारत यानी कि लैंग्वेज स्किल के हवाले से जो चारों स्टेटमेंट है उनमें से कौन सा दुरुस्त है? तो देखो, पहला है कि स्कूल को सिर्फ लिखने और बोलने यानी सिर्फ पढ़ने और लिखने की महारत पे जोर देना चाहिए, क्योंकि सुनना और बोलना खुद से आ जाता है। तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो ज़बान की चारों महारतें हैं वो एक साथ सीखी जाती हैं। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि ज़बान की महारतों को सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की दुरुस्त तरतीब से पढ़ाया जाना चाहिए। जी नहीं। जब आप लैंग्वेज स्किल्स को पढ़ाते हैं तो आप फ़र्क नहीं करते हैं, सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती हैं, बाहम मुंसलिक होती हैं, अंतर संबंधित होती हैं।
इसलिए तीसरा वाला जब ऑप्शन आप पढ़ेंगे कि ज़बान की तमाम महारतें बाहम मुंसलिक हैं और तदरीसी आमूज़ी अमल में इनका इंज़माम होता है, यानी कि ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ऑलरेडी घुली मिली रहती हैं, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको पिछली जो क्लास थी उसमें बताया था कि रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल क्या होती है और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल क्या होती है। वहीं से ये सवाल पूछा गया है कि ज़बान की पैदावारी महारतें कौन सी है। पैदावारी महारतें यानी कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल, जिसे हम प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल भी कहते हैं, यानी जब हम जानकारियों को प्रोड्यूस करते हैं तो वो हमारी प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल होती है। तो बताइए, पढ़ने और लिखने में करते हैं तो पढ़ते हैं तो हम जानकारियों को अखज़ करते हैं, हाँ लिखने में हम जानकारियों को प्रोड्यूस करते हैं और साथ साथ बोलते हैं तब भी, यानी कि बोलना और लिखना पैदावारी महारतें हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इस तरह से आपको हमारे नोट्स में एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 7275454989 पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको सैंपल भेजेंगे जिसमें सारे डिटेल्स होंगे, जिन्हें फॉलो करके आप नोट्स को हासिल कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। लिखना सीखने में आड़ी तिरछी लकीरें बनाना एक अहम कदम है, यानी कि जब बच्चे लिखना सीखते हैं तो जो आड़ी तिरछी लकीरें बनाते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि इन आड़ी तिरछी लकीरों से बच्चे कोशिश करते हैं, क्या कोशिश करते हैं, पेंसिल और कलम पकड़ने के पहले दिन से हरूफ और अल्फाज लिखने की या फिर अपने लिए निशानात को पामानी करने की। तो जी हाँ दोस्तों, जब बच्चे आड़े तिरछी लकीरें बनाते हैं तो अपने लिए जो वो लकीरें होती हैं उनको मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा करेक्ट है। चलो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट के लिए कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा आपको बताना है कि हंगामी क़ारीन के लिए, यानी जो डिलीजेंट स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए तस्वीरों का मुतालिया कीमती माखज़ यानी कि इम्पोर्टेंट रिसोर्स माना जाता है। क्यों? यानी डिलीजेंट स्टडी करने वाले बच्चों के लिए जो तस्वीरें होती हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों होती हैं? क्योंकि बच्चे कहानी के वाक़यात के बारे में क्योंकि यह बच्चों को कहानी के वाक़यात के बारे में अहम उंदिया यानी कि इम्पोर्टेंट हिंट प्रोवाइड करते हैं। उंदिया यानी हिंट, या फिर हाथ से लिखने को बेहतर मुआविन होता है, यानी हाथ से लिखावट को बेहतर बनाने में ये तस्वीरें मददगार होती हैं, या फिर उन्हें पूरे एतमाद और अच्छा लिखने वाला कॉन्फिडेंट एंड गुड राइटर बनाने में वो हेल्पफुल करती हैं, या फिर उन्हें सुनकर सीखने वाले बनाती हैं। तो जब बच्चे जो हंगामी क़ारीन होते हैं, डिलीजेंट स्टडी करने वाले होते हैं, उनके लिए कहानियाँ इसलिए इम्पोर्टेंट होती हैं, किताबें की तस्वीरें इसलिए इम्पोर्टेंट होती हैं कि तस्वीरें जो होती हैं वो कहानी के वाक़यात के बारे में बच्चों को हिंट देती हैं। जैसे मान लो कोई कछुआ और खरगोश की कहानी छोटे बच्चे की किताब में है, साथ ही साथ आपने कछुआ और खरगोश की रेस लगाती हुई तस्वीर भी डाल दी है, तो ये तस्वीर कहानी के वाक़यात के बारे में बच्चों को अहम उंदिए यानी कि इम्पोर्टेंट हिंट प्रोवाइड करेंगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक मुअस्सिर इक़्तिबास लिखने में क्या शामिल होता है, यानी कि आप चाहते हैं कि एक इफ़ेक्टिव प्रभावशाली पैसेज को लिखें तो उसमें क्या होना चाहिए, तो ख़यालात की पेशकश और रब्त होने चाहिए, यानी कि आपके जो आइडियाज़ हैं वो अच्छे से पेश हों उसमें और एक सिलसिलेवार तरीके से एक अच्छे रब्त के साथ हों, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 25। आमोज़गारों को किस काबिल बनाकर बोलने की महारत को सबसे बेहतर अंदाज में फ़रोग़ दिया जा सकता है, यानी कि आप चाहते हैं कि बच्चों को गुड स्पीकर बनाएं, बच्चों की स्पीकिंग स्किल को अच्छा करें
तो आप इनमें से क्या करेंगे? उस्ताद के फराहम करदा तलफ़्फ़ुज़ के नमूनों को सुनकर बच्चे बोलने की महारत में बेहतर हो सकते हैं, या फिर असल ज़िंदगी जैसे हालात में तरसील के काबिल बनाकर, यानी कि आप उनको रियल लाइफ़ जैसी सिचुएशन में कम्युनिकेशन करने के काबिल बना देंगे, तो वो गुड स्पीकर यानी बोलने की उनकी महारत बेहतर हो जाएगी। तो बिल्कुल सही बात है, जब हम बच्चों को रियल लाइफ़ जैसी सिचुएशन देते हैं और वहाँ पे उनको कम्युनिकेशन करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो वो अपने बिक्स का यूज़ करते हैं, यानी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल का यूज़ करते हैं, और इस तरह से उनकी बोलने की महारत डेवलप होती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, मैंने आपको प्रोडक्टिव या एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल समझाया था। यहाँ पे अगला सवाल जो है वो रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड है, इसे समझिए। किसका शुमार वसूल करने की महारत या फिर अखज़ी महारत या फिर रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल में होता है? तो जब हम सुनते हैं तो जानकारियों को रिसीव करते हैं, वसूल करते हैं, और जब पढ़ते हैं तब भी जानकारियों को रिसीव करते हैं। तो इसलिए पढ़ना और सुनना, यानी कि ऑप्शन बी सुनना और पढ़ना, ये रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27, पढ़ने का मतलब सिर्फ लिखे हुए मतन की अदायगी नहीं बल्कि ये भी अहम है। तो क्या अहम है पढ़ने में? तो पढ़ने का मतलब सिर्फ हरूफ की अदायगी नहीं बल्कि मतन के मानी समझना अहम है। पेडागोजी में पढ़ना सिर्फ हरूफ को डिकोड कर देना नहीं होता है बल्कि उसके मीनिंग को ऑब्जर्व करना होता है, यानी जो विषय वस्तु है उसके अर्थ को ग्रहण करना पठन कौशल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28, चौथी जमात का एक स्टूडेंट है, आप उसको एज ए टीचर कोई टॉपिक देना चाहते हैं जिस पे वो फ्रीली आज़ादाना तौर पर कुछ लिखे, तो आपका टॉपिक कैसा होना चाहिए? तो चूँकि बच्चे सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ के बारे में जानते हैं, उनको सोशल इशू या फिर नेशनलिज्म या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई बात पता ही नहीं होती है। अभी 4 में पढ़ने वाला बच्चा ये सब कैसे जानेगा? चूँकि वो सबसे ज़्यादा अपने बारे में, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जानता है, तो इसलिए हम चौथी जमात के स्टूडेंट को किसी मौजू पे आज़ादाना तौर पर लिखने के लिए ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक टॉपिक देंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पे फिर से एक सवाल आ गया, तख्लीकी महारत, यानी कि जिसे एक बार पैदावारी महारत के नाम से पूछ चुका है, यानी कि जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल है उसके बारे में फिर से पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि बोलना और लिखना आपकी तख्लीकी महारत है। क्वेश्चन नंबर 30, तलबा को अच्छा मुसन्निफ बनाने के लिए उस्ताद को तहरीर के किस पहलू पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक अच्छा राइटर हो तो उसके अंदर फीलिंग्स होनी चाहिए अच्छी। अगर वो खूब अच्छा लिख पा रहा है, उसकी राइटिंग अच्छी है, तो वो अच्छा पेंटर बनेगा। ग्रामर तो नेगेटिव पॉइंट है। जब तक उसके अंदर तअस्सुर यानी कि फीलिंग्स, भावनाएँ नहीं होंगी, वो अच्छा मुसन्निफ कैसे बनेगा? तो तलबा को अच्छा मुसन्निफ बनाने के लिए उस्ताद को तअस्सुर का जो पहलू है उस पे सबसे ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31, तलबा के लिखने का अंदाज़ा कद्र को सबसे ज़्यादा तवज्जो किस पे देनी चाहिए? यानी कि आप बच्चे के राइटिंग स्किल का इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो सही इमला और कवायद पे ध्यान देंगे, या फिर ख़यालात के इज़हार पे, या फिर लफ्ज़ों की मुकर्रर तादाद पर, या फिर तहरीर में मुहावरे और ज़रबुल मसल के इस्तेमाल पर? तो लिखने का अंदाज़ा कद्र करने के लिए हमें बच्चों के ख़यालात के इज़हार पे ध्यान देना चाहिए, यानी कि अगर बच्चे सही से अपने ख़यालात का इज़हार कर पा रहे हैं, यानी कि वो अच्छे राइटर हैं, अच्छे लिखने वाले हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, तहरीर के उसूलों में शामिल है। तो तहरीर के उसूलों में शामिल है दुरुस्त अदायगी, यानी कि आप लिखिए तो दुरुस्त लिखिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है कि बच्चों में लिखने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए किन चीज़ों की अहमियत है? तो सेम वैसा ही सवाल है, बस पैटर्न बदल के पूछ रहा है। तो लिखने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए, यानी कि बच्चों में राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए, बच्चों के अंदर फ्रीली खुद के आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, ओरिजिनल आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, यानी कि बच्चों में लिखने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए हकीकी ख़यालात पर ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए, ठीक है। यानी हकीकी ख़यालात अहम हैं बच्चों में राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए। देखो सीबीएसई ने इसका जवाब डी माना था, यानी ज़ाकिर अल्फाज का सही इस्तेमाल, लेकिन इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 34,
क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है। प्राइमरी स्कूल के तलबा में सुनने बोलने की महारत को उजागर करने के लिए, यानी कि लिसनिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने के लिए कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा मुफीद है। देखो इसमें आप लोगों को लग रहा होगा दो ऑप्शन सही, लेकिन ध्यान से सुनो, दो ऑप्शन सही नहीं है। पहला है किरदार के जरिए बातचीत करना, दूसरा है कहानी सुनना सुनाना और इमला करवाना, ये तो गलत है। नज़म पढ़ना और जबान का इस्तेमाल, ये भी गलत है। रोल प्ले करना और खबर पढ़ना, ये आपको सही लग रहा है। देखो सुनने की और बोलने की महारत के लिए रोल प्ले तो सही है, लेकिन खबर पढ़ना यह निगेटिव हो जा रहा है। खबर पढ़ने से सिर्फ बोलने की जो महारत है वो डेवलप होगी, लेकिन जब किरदार के जरिए बातचीत करेंगे तो बोलना और सुनना यानी सुनने और बोलने दोनों की महारत डेवलप होंगी। इसलिए हम डी को न मान करके ए को सही जवाब मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, दर्ज झेल बयानात सुनने की आदत को जाहिर करते हैं सिवाय, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सुनने की आदत को जाहिर नहीं करता है। पहला है कि गौर से सुनकर बोलने वाले हरकत सकनात को समझा जा सकता है, यानी जब आप गौर से सुनेंगे तो सुनकर बोलने वाले के हरकत सकनात को समझ सकते हैं, सही बात है। लोग पसंदीदा चीज़ों को सुनकर सीखते हैं और जो उन्हें पसंद नहीं उन्हें नहीं सुन सकते, ये बात भी सही है। एक अच्छे सुनने वाले की अहलियत बगैर किसी तरबियत के फितरी तौर पर होती है। या फिर चौथा ऑप्शन है कि तमाम तरसील कम से कम आधा घंटा सुनने पे मुश्तमिल होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो हमारा सही होगा। जी नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, तमाम तरसील कम से कम आधा घंटा सुनने पे मुश्तमिल हो। ये हमारा, चूँकि निगेटिव ने पूछा है कि दर्ज झेल में से तमाम बयानात सुनने की आदत को जाहिर करते हैं सिवाय, यानी कि कौन नहीं करता है, तो तमाम तरसील कम से कम आधा घंटा सुनने पे मुश्तमिल हो, ये बयान जो है वो सुनने की आदत को जाहिर नहीं करता, यानी कि हमारा जवाब ऑप्शन 4 होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए यहाँ पे एक सिचुएशन दी गई है, ऐसे में आप क्या करेंगे। आप रेल में सफ़र कर रहे हैं, आपके साथ दूसरे मुसाफिर की सीट की खिड़की के पास है उसकी सीट दूसरे मुसाफिर की, और आप उसको बंद करना चाहते हैं, तो आप उससे खिड़की बंद करने की गुजारिश कैसे करेंगे। तो आप उसे कहेंगे ना, क्या आपके लिए मुमकिन है कि आप खिड़की बंद कर दें, यानी ऑप्शन सी जो है वो ज़्यादा पोलाइटली रिक्वेस्ट की जा रही है उसमें, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37, मौसर अंदाज से दूसरों के साथ इजहार ख्याल और समझने की अहलियत क्या कहलाती है। तो उसे हम बाहमी राब्ता यानी कि कोऑपरेशन या फिर सहभागिता कहते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38, पैगाम के ख़ास पहलुओं पर गौर करना और उनमें फ़र्क करना, जैसे आवाज़ें, लफ्ज़ों के ज़ुमरे और इल्मुल अस्वात में फ़र्क किया जाता है, तो वो सरगर्मी क्या कहलाती है। तो उसे हम सुनना कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा जा रहा है कि बच्चों के सामने कहानियों की बुलंद खानी से बच्चों की कौन सी सलाहियत सबसे ज़्यादा फ़रोग पाती है। तो जब बच्चे कहानियों को बुलंद खानी से पढ़ते हैं तो गौर से सुनने की, उनके सामने जब आप कहानियों को बुलंद आवाज़ में पढ़ेंगे तो बच्चे गौर से सुनने की उनकी जो सलाहियत होगी वो डेवलप होगी। बच्चे खुद कहानी नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चों के सामने कहानियों को बुलंद आवाज़ से पढ़ा जा रहा है, इसलिए उनकी सुनने की सलाहियत ही फ़रोग होगी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, प्राइमरी सतह पर ज़बानी इजहार की महारतों पर कुदरत में क्या शामिल है। सियाक के मुताबिक मौजू ज़बान का इस्तेमाल या मवाद को दोहराना, तेज़ रफ्तारी से बोलना, या फिर बातचीत में मुश्किल लफ्ज़ों को इस्तेमाल करने की सलाहियत। तो प्राइमरी सतह पर ज़बानी इजहार की महारतों पर कुदरत में शामिल है सियाक व सबाक के मुताबिक बोलिए, यानी जो आपके मुँह में आ जाए वो मत बोलिए, बल्कि कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग बोलिए। ऑप्शन ए हमारा सही है, ठीक है ना। आई बात समझ में। और भी बहुत सारे सवालात हैं जिन्हें आप हमारे नोट्स को लेकर के खुद से भी पढ़ सकते हैं। हम अगली क्लास में और दीगर सवालात को हल कराएंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हैदरी स्टडी पॉइंट को
ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।